नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है हम लोग आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए नगर सैनिक, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, इन सभी एग्ज़ाम को बिल्कुल भी निःशुल्क आपको यूट्यूब के माध्यम से लगातार पढ़ा रहे हैं। सुबह 10 बजे आप सभी को मैथ्स की क्लास मिल गई होगी। अभी आप लोगों को मिलने वाला है क्या? अभी आप सभी को मिलने वाला है छत्तीसगढ़ की जलवायु वाला टॉपिक। इसको हम लोग पढ़ें, इससे पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें जो है अच्छे से क्या हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाती है। उसके बाद में हमको और भी ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं एकदम कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, इन्हीं को हमको समझना होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कहीं से भी छत्तीसगढ़ से बैठ करके आप देख रहे हैं और आप एसआई भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि हमारे यहाँ संचालित सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इसके अलावा आपको और क्या करना है, इसके अलावा आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो देखिए भैया, छत्तीसगढ़ को हमने यहाँ पर पहना दिया है छत्ता। तो छत्ता जब पहन लिया तो आपको पता चल गया है कि आज वर्षा होने वाली है, मानसून आने वाला है छत्तीसगढ़ में। हालांकि अभी गर्मी चल रहा है ना, पढ़ने के लिए ही मानसून को हम लोग पढ़ रहे हैं, जलवायु को हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है, बताइए मानसून किस भाषा का शब्द है। तो आपको सबसे पहली बात आपको याद रखना है, मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किससे बना है? मौसम नामक शब्द से बना है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में पहली बार मानसून शब्द को मौसम के रूप में उल्लेख करने वाला एक अरबी यात्री था, जिसको आप लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के समय जानते हैं, जो भारत की यात्रा में आया था। उसका नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी। याद रखेंगे, मानसून को मौसम कहकर बुलाया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसून शब्द को पहली बार संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? एक अरबी यात्री अल मसूदी। अच्छे से अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए कुछ कंसेप्ट पर, कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। आप लोग ये जो देख पा रहे हैं, जो पीछे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है भैया, क्या आपको याद रखना है, ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में येलो कलर से जो बना हुआ है, इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, या इसी को 0 डिग्री अक्षांशी रेखा कहते हैं। इसी को आप लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, क्योंकि ये जो है पूरे पृथ्वी के भू को दो भागों में, मध्य दो भागों में इसको डिवाइड करता है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। इसी को क्या कहा जाता है? ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, जैव विविधता की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा संपन्न जगह अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है जैव विविधता की दृष्टिकोण से। इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से एग्जाम में प्रश्न बनता है, बताइए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है ना, कर्क रेखा के पास। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा के पास। ऑप्शन नंबर सी ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा के पास। तो आपका जवाब होगा सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर मिलती है? क्यों कहां पर मिलेगी जी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांशी रेखा के पास, क्योंकि यहां पर वर्ष भर तापमान अच्छा होता है, यहां पर वर्ष भर वर्षा अच्छी होती है। इसलिए क्या होता है? इसलिए भैया याद रखना है, यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, इस बात को भी अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जलवायु की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको तापमान का पूरा घटनाक्रम देखना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को बना करके ड्रॉ करके बताते हुए चलूँगा। आपको सबसे पहले याद रखना है 21 मार्च। क्या रखेंगे याद? 21 मार्च का डेट याद रखेंगे। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को ये जो सूर्य का जो किरण है, ये जो सूर्य है, इसकी जो प्रकाश है, जो इसका प्रकाश है पूरा डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? डायरेक्ट पड़ने वाला है, याद रखना है किसके ऊपर? डायरेक्ट पड़ने वाला है भूमध्य रेखा के ऊपर। और मैंने आपको क्या कहा, अभी कुछ देर पहले ही कहा, ये वो क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर तापमान अच्छा रहता है, इसलिए यहां पर वर्षा भी अच्छा होता है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया है। तो वर्ष भर तापमान अच्छा होने से यहां पर वर्षा कैसे अच्छी होती है, यही जो कंसेप्ट है, इसी को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे यहां पर वर्षा अच्छे होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं
ये 21 मार्च को डायरेक्ट जो सूर्य की स्थिति है भूमध्य रेखा पर, उसको हम लेकर के चलते हैं अब धीरे धीरे ऊपर की ओर, और इसी को कहते हैं सूर्य के उत्तरायण की घटना। क्या कहते हैं? सूर्य के उत्तरायण की घटना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये जो ऊपरी भाग है भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जबकि नीचे को क्या कहते हैं? नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो अब 21 मार्च हो चुका है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ चुकी हैं किसके ऊपर? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर। अब ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा। इसी को कहा जाता है सूर्य के उत्तरायण की घटना। क्या कहते हैं? सूर्य के उत्तरायण की घटना कहा जाता है। आपको याद रखना है। अब सूर्य के उत्तरायण की घटना को हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब आपको याद रखना है ये कहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है किरण, तो आपको डायरेक्ट देखना है किरण कहाँ पर इसके डायरेक्ट पड़ रहा है। तो आप बताएंगे भैया अब पड़ रहा है, दिन आ चुका है 21 जून। कौन सा दिन आ चुका है? 21 जून। ये सूर्य ट्रेवल करते करते उत्तरी गोलार्ध की ओर 21 जून को कहाँ आ चुका है? तो आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा से ऊपर आ चुका है, और ये जो रेखा है इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इस बात को याद रखना है। इसी को आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को याद रखना है। यह भी एक प्रकार का क्या है? अक्षांशी रेखा है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है। केवल नाम इसका क्या है? कर्क रेखा है। हमारी कहानी आज यहीं तक चलने वाली है। इसके ऊपर के 66.5 डिग्री पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हमको समझना है छत्तीसगढ़ में जलवायु को। तो मैं यहाँ पर इतना ही बता रहा हूँ। भारत की जलवायु को जब पढ़ेंगे तब मैं आगे की पूरी घटना को आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो देखिए 21 जून को अब कर्क रेखा पर क्या पड़ रहा है जी? सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ रही हैं। और आप सभी को पता है ये जो भाग है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा भारत की स्थिति यहाँ पर। ठीक है। आपको याद रखना है कर्क रेखा जो है इसके यहाँ से बीचों बीच से यहाँ से गुजरने वाला है। इस बात को याद रखना है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि ये जो दक्षिण में ये जो रेखा आई हुई है जिसको आप लोग कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इस रेखा को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इस बात को। और यहां से लेकर के यहां तक के पूरे क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? पूरे क्षेत्र को आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जबकि इसके ऊपर ये जो रेखा है इसके ऊपर को आप लोग क्या कहेंगे? 66.5 डिग्री जहां तक आता है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपको यहां पर याद रखना है ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान आपको दिखाई देता है। तो 21 जून को अब क्या पड़ रहा है? 21 जून को जो ये सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट कहां पर पड़ रही है? तो डायरेक्ट पड़ रही है अब कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर जब टेम्परेचर तीव्र पड़ेगा तो आपको पता है यहां पर पूरा टेम्परेचर जब पड़ेगा तो पूरा ये जो नॉर्थ भारत है ये पूरा भारत क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण। और जब भी तापमान तीव्र होगा और तापमान जब पहुंचता है तो आपको याद रखना है एक बात को, जहां तापमान अधिक होगा वहां दाब कम होगा। इस बात को याद रखना है। क्या होगा? हमेशा इस बात को याद रखना है टेम्परेचर इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। किसके? प्रेशर के। इस बात को याद रखना है। टेम्परेचर जो होता है प्रेशर का क्या होता है जी? उल्टा होता है। याद रखना है जहां तापमान बढ़ेगा वहां दाब क्या होगा? वहां दाब कम होगा। इस बात को याद रखना है। तो देखिए जब सूर्य की किरणें 21 जून को क्या हो रही है? भारत पर डायरेक्ट पड़ रही है, तब हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। और टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो भूतल होता है, जो भूमि का भाग होता है,
ये पूरा भाग जो है तप्त हो जाएगा, ये पूरा भाग तप्त हो जाएगा और तप्त होने के कारण यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर का बेल्ट। क्या बनता है? लो प्रेशर का बेल्ट, या आप कह सकते हैं लो प्रेशर का बेल्ट बन गया है। टेम्परेचर जो है वो अधिक हो गया है और आप सभी को पता है टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो हवाएं होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। कारण क्या है? इसमें जो विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण को आप क्या कहते हैं? आप हवा कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये टेम्परेचर के कारण गर्म हो चुकी है तो हवाएं जो हैं क्या हो गई है? गैसें जो हैं विचलित हो गई हैं, इनके कण अब ये हल्की होकर के ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती है और ये जो पूरा भूमि जो तप्त हो गया है ये क्या हो जाएगा जी? वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। और वाष्पीकृत होने के कारण वाष्पीकरण की घटना होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की घटना। और ये हवाएं ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती है। ऐसे हवाएं ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती है और जहां टेम्परेचर अधिक होता है तो लो प्रेशर के बेल्ट को भरने के लिए हाई प्रेशर के बेल्ट से पवनें आकर के यहाँ पर आपको यहाँ पर इस क्षेत्र को भरने का प्रयास करेंगी और इसी को आपको अब आगे समझना है। तो चलिए आगे अगले स्लाइड में इस बात को मैं बताता हूँ किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको आपको समझना है। क्या इसको समझना है? हिंद महासागर से का पूरा क्षेत्र। क्या समझना है? हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र समझना है इस बात को। ये हिंद महासागर है, ठीक है। और ये जो जिसको मैंने वाइट से बनाया हुआ है इसको आपको समझना है, इस पूरे क्षेत्र को। ये जो पूरा क्षेत्र है ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? ये है 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को आप लोग क्या कह रहे हैं? इसी को आप लोग कह रहे हैं भूमध्य रेखा कह रहे हैं। और मैंने कहा कि सूर्य अभी कहां पर है? सूर्य अभी है 21 जून को कहां पर है जी? भारत वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और इधर पूरा नॉर्थ बेल्ट में भारत में इधर पूरा क्या बन गया है? यहां पर क्या हो गया है? लो प्रेशर का बेल्ट बन गया है और टेम्परेचर जो है अधिक हो गया है। इस बात को मैंने अभी बताया। कब? 21 जून के आसपास। 21 जून वाला टाइम आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो सन आप देखिए अभी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूर्य अगर यहाँ पर स्थिति है उसकी, अगर सूर्य की स्थिति इस इस कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है, यहाँ पर अगर सूर्य स्थित है, यहाँ पर अगर सूर्य स्थित है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक पड़ रहा है तो ये जगह जो है गर्म हो चुका है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे भारत के तीनों ओर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर देखते तो आपको क्या दिखाई देता है? इस क्षेत्र में दोनों ओर भी आपको कुछ सागर या कुछ खाड़ियाँ दिखाई देती है। इसको आप लोग क्या कहते हैं? इस वाली जगह को क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं? इसको आप लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी कहते हैं भैया। और ये जो जगह है इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, आप पूरा क्षेत्र कहलाता है हिंद महासागर, ठीक है। यही है ना, हिंद महासागर कहलाता है। अगर ये गर्म हुआ है ये जगह तो सूर्य यहाँ पर चला गया, ये आपको पता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जगह जो है गर्म नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या है? अपेक्षाकृत ये जगह कम गर्म है। मान लेते हैं यहाँ पर 21 जून के आसपास 40 से 45 डिग्री के आसपास क्या है? यह जगह जो है गर्म है। लेकिन वही टाइम पर, सेम टाइम पर यहाँ पर क्या है? ये 30 डिग्री के आसपास गर्म है। तो अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे तो वो जो क्षेत्र है ज़्यादा गर्म है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज से इस बात को अपने दिमाग में याद रखना है। पवनें जो होती है, मानसूनी पवनें जो होती हैं, मानसूनी पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। इस बात को याद रखना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना है, ठीक है। अब आपको एक और बात याद रखना है। भारत का जब जियोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, इंडियन जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तो एक आपको कोरियोलिस बल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कोरियोलिस बल, या आपको पढ़ाऊंगा फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है जितनी भी व्यापारिक पवनें होती हैं या जितनी भी मानसूनी पवनें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा पढ़ते हैं आप लोग फेरल के नियम के अनुसार, कोरियोलिस बल के अनुसार। तो जो पवनें यहाँ से, चूंकि यहाँ पर क्या है, मैंने बोला ये जो क्षेत्र है क्या है जी? ये जो क्षेत्र है 40 से 45 डिग्री, अभी मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि ज़्यादा तप्त हो चुका है, गर्म हो चुका है, लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ पर बन चुका है। अब मैंने बोला कि ये अगर ये लो प्रेशर है और यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी आपको पता है ना 30 डिग्री है, मतलब ये समंदर का पानी भी तो गर्म हो रहा होगा,
हिंद महासागर का पानी, अरब सागर का पानी, ये सब भी तो गर्म हो रहे होंगे। और जब गर्म होता है पानी तो उसमें क्या होता है, इसमें भी तो वाष्पीकृत घटना होती है ना, वाष्पन की क्रिया होती है। तो इसमें वाष्पन की क्रिया से होने के कारण जो पवने इसके ऊपर से गुजर रही होती है, उन वाष्पीकृत सागरों से नमी को क्या करती है, ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है, नमी को ग्रहण करती है। इस बात को याद रखना है। आर्द्रता को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। जो पवने अभी ऐसे आने वाली हैं, जो पवने अभी यहाँ पर आने वाली है, इस बात को याद रखना है। और जैसे ही ये इस रेखा को पार करेगी, भूमध्य रेखा को, तो मैंने क्या कहा, फेरल के नियम के अनुसार जो पवने होती है, मानसूनी पवने होती है उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर की ओर जब चले जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की ओर चले जाएगी, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, फेरल के नियम के अनुसार इस पवनों को किधर जाना चाहिए, इसको अपनी दाईं ओर जाना चाहिए। इसलिए भैया पवने कुछ इस प्रकार से चलना स्टार्ट कर देती है, इस बात को याद रखना है। और चूंकि ये सागर भी गर्म था, तो यहाँ से जो वाष्पीकृत होकर के जो पवने उठ रही थी, उनमें नमी थी, आर्द्रता थी, उसको लेते हुए आ रही है कौन, ये मानसूनी पवने। इस बात को याद रखना है। इसके अपेक्षा यहाँ पर कम डिग्री है ना तापमान है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तापमान होने के कारण दोनों में तुलनात्मक ढंग से क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर है हाई प्रेशर। क्या है, हाई प्रेशर। और मानसूनी पवनें कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इसके जो समंदर का गर्म होने का और ठंडा होने का जो कारण होता है, ये एक और कारण होता है, इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही कंसेप्ट अपने दिमाग में याद रखना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें कैसे चलती हैं और फेरल के नियम के अनुसार या कोरियोलिस बल के अनुसार किस प्रकार से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, इस बात को भी अपने दिमाग में रखेंगे। इतना ही कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपको मैंने इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में जब राज्य प्रदर्शन पढ़ाया, तब मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया भैया भारत जो है, भारत की स्थिति के लिए सबसे पहले मैं आपको मैप बना करके बता देता हूं। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखेंगे ये अब हमारा भारत है। इसके लिए मैंने आप सभी को जब इंडियन ज्योग्राफी का राज्य प्रदर्शन पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा बेल्ट, मैंने आपको क्या बताया था जी, ये पूरे बेल्ट को क्या बताया था मैंने, इसको हमने कहा था पश्चिमी घाट। क्या कहा था जी, पश्चिमी घाट कहा था। और इसकी विशेषताएं मैंने आपको पूरा लिखवाया हुआ है, पहले भी मैंने बताया हुआ है। पश्चिमी घाट एमसीक्यू में भी मैंने इसको सॉल्व करवाया हुआ है, इस साल तो पेपर में प्रश्न भी बना हुआ है यहाँ से, ठीक है, पश्चिमी घाट। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, इसको मैंने कहा था पूर्वी घाट, कहा था ना पूर्वी घाट, ये याद रखना पूर्वी घाट। इसके अलावा आपको मैंने जब मध्य प्रदेश पढ़ाया, तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको 2 श्रृंखलाएं पढ़ाई। एक श्रृंखला को हमने क्या नाम दिया, एक श्रृंखला को हमने नाम दिया ऊपर वाले को विंध्याचल, ठीक है, और एक श्रृंखला को हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा का हमने कहा था। और आप सभी को पता है यहीं पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्या स्थित है, हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रखेंगे, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। और विशेषता जब मैंने लिखवाया, क्या बताया था मैंने आपको बताया कि ये जो श्रृंखला है, जिसको आप पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट कहते हैं, यह श्रृंखला जो है सतत रूप से है, मतलब आपको यहाँ पर बीच बीच में जो गैप हैं वो कम दिखाई देंगे, ये बात मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था यह जो क्षेत्र है अधिक ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में, जबकि कम चौड़ा है पूर्वी घाट की तुलना में, हमने पढ़ा हुआ था। और इसके कम चौड़ा होने का कारण क्या था और इसके अधिक चौड़ा होने का कारण क्या था, हमने पढ़ा था। अधिक चौड़ा होने के कारण हमने देखा था कि यहाँ से जो प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं वो अपने साथ में रेत कंकड़ बजरी जो लेकर के आते हैं वो अपने मुहाने पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है चौड़ा हो गया है, हमने पढ़ा हुआ था। साथ ही इसके डिस्क्रीट या विविक्त या इसके कटे फटे होने का कारण भी इन्हीं नदियों का
होना है, क्योंकि ये नदियाँ जब आती हैं तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ला करके छोड़ती है। इसलिए जो बीच बीच का जो श्रृंखला आप देखते हैं, ये आपको बीच बीच में क्या दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं पूर्वी घाट में। अब इन सब बातों को मैं आपको जलवायु में क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो भैया अब हमको ये चीज़ जानना है कि जो मानसूनी पवनें थी, जो फेरल के नियम के अनुसार नीचे से जो आई, जो कि समंदरों से नमी लेकर के, आर्द्रता लेकर के भारत की ओर आ रही है। अब 21 जून को जब यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बन गया है, टेम्परेचर अधिक हो गया है, तब के कंडीशन में आपको याद रखना है ये जो पवनें अब आ रही हैं, जिसको आप लोग मानसूनी पवनें कह रहे हैं, अब वो क्या होगा, वो चूंकि इनमें नमी है, वो आकर के यहाँ पर टकराएंगी। अब किसी भी चीज़ के मार्ग में कोई अवरोध आ जाएगा तो या तो उसको भागने के लिए कोई रास्ता चाहिए। तो यहाँ पर जैसे टकराती है, जिसको इस क्षेत्र को आपको क्या कहते हो, इस क्षेत्र को आप कहते हो मालाबार तट। क्या कहते हो, मालाबार तट। केरल का क्या कहते हो, मालाबार तट कहते हो इस तट को। और मालाबार तट में आने के बाद ये जो मानसूनी पवनें हैं, ये मानसूनी पवनें 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इस बात को याद रखना है, कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक पवन इधर की ओर जा रही है। अब जो पवन इधर की ओर जा रही है वो उसको पूरा समंदर वाला पार्ट मिल रहा है, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला पूरा क्षेत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र मिल रहा है, यहाँ पर भी तो समंदर है ना, तो जो नमी लेकर के आ रहे हैं वो नमी तो इनके पास रहेगा ही। और मान लो बीच में कोई नमी छूट भी जाए, मान लो, तो बंगाल की खाड़ी से इनको फिर से नमी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो याद रखना है, इनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में नमी अभी भी बरकरार है, अभी भी इनके पास है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है। अब चूंकि ये इस भाग से टकरा रहे हैं और ये भाग जो है ऊपर भाग है, क्या है, ऊपरी भाग है, इसलिए इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं 7 टापुओं का शहर जिसको कहते हैं मुंबई। क्या कहते हैं, मुंबई। देखते हैं जो आपको यहीं पर दिखाई देता है, समंदर से लगे हुए क्षेत्र में टापुओं के बीच। कौन सा शहर, मुंबई। अभी जो मानसूनी पवनें आकर के टकराएंगी, इनके मार्ग में अवरोध आ जाएगा, इसमें नमी है, तो ये भैया ऊपर उठने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब ये ऊपर उठने का प्रयास करेंगी, इसमें नमी है, तो कितना ही ऊपर उठ जाएंगी। एक टाइम के बाद में वो जो नमी है वो वाष्पीकृत होगी और उसमें संघनन की क्रिया होगी कि नहीं होगी। संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप वो बूंदों का आकार ले लेंगी, और बूंदों का जब आकार ले लेंगी तो अब क्या होगा, वर्षा होना स्टार्ट होगा। उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप कहते हैं, है ना, भारत में मानसून का प्रवेश। तो याद रखना है, भारत में अगर हम लोग इस भारत की बात करते हैं, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दे रहा हूँ, वहां पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारत में इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले मालाबार तट में आपको वर्षा होते हुई दिखाई देती है। इसलिए भारत में पहली बार मानसून कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, मालाबार तट में। बातें क्लियर है अच्छे से। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये बड़ी बड़ी पहाड़ आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर, और चूंकि ये सतत रूप से है, तो पवनें कहाँ से अंदर घुस पाएंगे भैया, नहीं घुस पाएंगे कहीं से भी। अगर मान लेते हैं थोड़ा मोड़ा जगह यहाँ पे मिल भी जाता है, यहाँ से एंट्री करने के लिए इनको थोड़ा मोड़ा जगह मिल जाता है ऐसे। अब ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, कुछ पवनें जो हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे जा रही हैं। अब ये टकराएंगी कहाँ से, टकराएंगी यहाँ से। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या स्थित है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकल पर्वत श्रेणी। क्या स्थित है, मैकल रेंज स्थित है, जो कि राजनांदगांव से स्टार्ट होकर के गोरेला पेंडा मरवाही तक हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ तक पूरा इसका विस्तार दिखाई देता है। अब ये पवनें आई, फिर इनसे टकरा गई, तो 1176 मीटर की ऊंचाई बदरगढ़ की चोटी जो आप पढ़ते हो, इतने ऊंची चोटी इसके सामने अगर पड़ जाएगा तो इसे टकराने के बाद फिर से ऊपर उठने का प्रयास करेगा। चूंकि थोड़ा मोड़ा ही तो मानसून आ रहा था, ज़्यादातर तो वर्षा इधर ही हो गया था, पूरा देख रहे थे ना आप लोग। तो थोड़ा मोड़ा जो मानसून आ रहा था वो भी यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद वर्षा कहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा वर्षा मध्य प्रदेश में हो गया। तो ये जो पवनें आ रही थी, जिसको आप लोग कह सकते हो अरब सागर की शाखा, क्या कह सकते हो, अरब सागर वाली शाखा, जब इधर से आ रही थी तो ये तो मानसून थी, लेकिन यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गया ना, एक मालाबार के तट से टकराने के बाद, तो ये वाली शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा हो गई। ये वाली शाखा को क्या कहोगे आप, अरब सागर शाखा। तो अरब सागर शाखा से वर्षा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके मार्ग में अवरोध तो पहले ही हो गया, और अवरोध आ गया तो अवरोध से टकराने के बाद ये ऊपर उठने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप वर्षा जो है मध्य प्रदेश में ही हो गया। और छत्तीसगढ़ का कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा और खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला जो जिला है, ये क्या रह गया भैया, वृष्टि छाया एरिया के रूप में रह जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ बात मैं जो कह रहा हूं। इसीलिए हमारे यहाँ ये प्रश्न पूछा गया एक बार, बताइए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। तो आपको याद रखना है, हमारे यहाँ जो मानसून में वर्षा होती है वो 90% वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। किससे, बंगाल की खाड़ी शाखा से।
बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है हमारे यहाँ 90% वर्षा, जबकि 10% मात्र वर्षा होती है। किससे? 10% मात्र वर्षा होती है अरब सागर शाखा से छत्तीसगढ़ में। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइए सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए बताइए छत्तीसगढ़ में वर्षा पूर्वी मानसून से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, आपको बता दे। हालांकि इसका आंसर एक बार आयोग ने गड़बड़ सड़बड़ ले लिया है, लेकिन आपको याद रखना है इसका आंसर होगा अभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है वर्षा, इस बात को याद रखना है। हमारे यहाँ वास्तविक तौर पर यह दक्षिण पश्चिम ही मानसून है जो यहाँ पर आकर के टकरा रही है। इसके बाद ये दो भागों में ऐसे डिवाइड हो रही है, इस बात को याद रखना है। डिवाइड होने के बाद आगे की कहानी को आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जबकि 10% जो वर्षा होती है अरब सागर शाखा से होती है। ठीक है, बातों को अपने दिमाग में इसी प्रकार से ला करके रखना है, ऐसे ही इसको आपको समझना है। तो अब इधर से जो वर्षा एंटर करती है, चूंकि हमारे यहाँ मैंने बताया पूर्वी घाट जो है अलग अलग जगह पर कटा फटा है, तो कुछ मानसून पवने यहाँ से एंटर कर ली, कुछ यहाँ से कर लिए, कुछ यहाँ से कर लिए, कुछ यहाँ से कर लिए, कुछ यहाँ से कर लिए। अरब जो बंगाल की खाड़ी से आ रहे हैं वो पवने कुछ ऐसे एंटर कर रही है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के ऊपर में यहाँ पर क्या दिखाई देती है, तो आप देखते हैं ऊपर में आपको दिखाई देता है गौरलाटा चोटी। क्या दिखाई देती है? गौरलाटा। आप देखते हैं ना 1225 मीटर की हाइट के साथ में। अब जो पवने जा रही हैं ये पवने गौरलाटा के साथ टकराएंगी फिर से। अब गौरलाटा से टकरा गई जो पवने हैं वो क्या आगे बढ़ पाएंगी? आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगी। तो वहां पर क्या होगा, फिर ऊपर उठने का प्रयास करेंगी और फिर वर्षा कहां पे कर देंगी, तो गौरलाटा के इधर वाले क्षेत्र में। इसीलिए आप पढ़ते हैं हमारे यहाँ सर्वाधिक एवरेज रेनफॉल कहां पर होता है या सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है औसत रूप से, तो आप देखते हैं जसपुर क्षेत्र में आपको दिखाई देता है सर्वाधिक औसत वर्षा। इसके अलावा कुछ थोड़ा मोड़ा बच जाता है, आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी से टकराने के बाद में कुछ वर्षा वहां पर हो जाती है, इसलिए हमारे यहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखते हैं आप लोग देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ मानसून एंटर करता है। इसके अलावा ये जो कुछ मानसून आ रही है यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखाई देता है अबूझमाड़ की पहाड़ी। इसके अलावा आपको दिखाई देता है बैलाडीला की पहाड़ी। इसलिए बस्तर का ये पूरा क्षेत्र जो है अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। अब एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया इंडियन ज्योग्राफी में, बताइए मानसूनी पवनें जो होती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? तो भैया मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ से ये लोग मानसून जो नमी लेकर के जा रहे हैं ये यहाँ से एंटर करें। कुछ वर्षा इन लोगों ने सबसे पहले ओडिशा में किया, इसके अलावा कुछ वर्षा इन पवनों ने छत्तीसगढ़ में किया, कुछ वर्षा इन्होंने मध्य प्रदेश और यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले एरिया में किया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक ये जो राजस्थान का जो एरिया पड़ता है यहाँ तक आते आते इनमें कोई नमी बचेगी क्या? कोई नमी नहीं बचती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी आपको पश्चिम की ओर जब जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर हमारे यहाँ मानसून पवनें, तो इनमें वर्षा की मात्रा जो है कम होती है। इसके अलावा आप सबको पता है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, इसको कहते हो आप लोग अरावली पर्वत श्रृंखला। और जो यहाँ से अरब सागर से जो पवनें घुस रही हैं यहाँ से ऐसे, वो पवनें जो है इसके समानांतर निकल जा रही है, इधर तो इसको जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, पूरा क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसीलिए राजस्थान को आप लोग देखते हो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र, मरुभूमि वाला क्षेत्र आपको दिखाई देता है राजस्थान में। पूरा कारण आपको मैंने बता दिया। इंडियन ज्योग्राफी में इसको और डिटेल में पढ़ाता हूं, छत्तीसगढ़ के लिए मुझे बताना था इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो कभी भी पवन जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, इस बात को अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है, दाब का जो होता है उल्टा होता है, इस बात को याद रखना है। जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां पर जो है दाब जो होता है कम होता है। और हमेशा जो पवनें होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में अक्सर आप लोग देखते हैं जब 21 जून के आसपास जो मौसम आता है, जिस समय कर्क रेखा यहाँ पर पहुंचती है, उस समय कर्क रेखा के पास सूर्य पहुंचती है, तब तक हमारे यहाँ का उत्तर पूरा भारत जो होता है गर्मी से तप्त हो जाता है और आप सबको यहाँ पर है ना मानसून का आगमन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ को देखोगे तो हमारे यहाँ के उत्तर में ऐसे जाते हुए दिखाई देता है, क्या हमारे यहाँ के उत्तर से आपको जाते हुए दिखाई देता है कर्क रेखा। आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर भाग जो है कर्क रेखा के नीचे आता है, इसीलिए हमारे यहाँ जो जलवायु पाया जाता है उष्ण कटिबंधी या उपाद्र जलवायु पाया जाता है, इस बात को याद रखना है। या आप कह सकते हो मानसूनी जलवायु पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, इस बात को भी याद रखना है। चलिए अब जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, उन्हीं को हम लोग जानते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ की जलवायु को कौन कौन से कारक जो होते हैं प्रभावित करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो समुद्र सतह से ऊंचाई, तो
तो जो भी क्षेत्र जो होता है समुद्र सतह से पास होता है, बिल्कुल सही बात है, ये जो चीज़ें होती है जलवायु को प्रभावित करती है। ये दो तरीके से प्रभावित कर सकती है। एक तो आपको याद रखना है समुद्र सतह से ऊंचाई, अगर आप सबको ये पता हो थोड़ा सा कि 300 फीट की ऊंचाई जैसी बढ़ती है तो आपको याद रखना है 1 डिग्री सेल्सियस में घटावट, या आप कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान जो होता है वो घटते जाता है, ऐसा माना जाता है समुद्र सतह से ऊंचाई के लिए। इसके अलावा ये कैसे निकलता है, इसको प्रभावित करती है, तो भैया जो क्षेत्र समुद्र के पास हैं उन क्षेत्रों में अगर मान लो मानसूनी पवनें एंटर कर रही है, जैसे ओडिशा मान लो समंदर से लगा हुआ क्षेत्र है, एंटर कर रही है, तो जैसे एंटर करेंगी वो, तो एंटर करने के लिए क्या होगा भैया, एंटर करते ही इनके यहाँ अगर कोई पहाड़ी मिल गया तो टकराते ही वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो ज़्यादा वर्षा तो इनको उड़ीसा को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ से ज़्यादा। तो भैया समुद्र सतह से ऊंचाई या निकटता जो होती है चीज़ों को प्रभावित करती है, इसको आपको दिमाग में रखना है। महासागरीय धाराएं तो करती ही करती हैं, आप सबने अभी देख लिया है ना। जलखंड, स्थलखंड और चलने वाली हवाएं, आपको मैंने बताया हवाएं जो होती है ये भी प्रभावित करती है, इस बात को मैंने आपको बताया है। अक्षांशी विस्तार, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा देशांतरी विस्तार, तो आपको नोट करके याद रखना है, नोट करके याद रखना है। देशांतरी विस्तार कभी भी, देशांतरी विस्तार मानसून के लिए कारक है ना, मानसून के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है देशांतरी विस्तार जिसको आप लोग कहते हो, हमारे यहाँ जो 82.5 डिग्री जो आया हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये कभी भी आपके यहाँ वर्षा को, जलवायु को, मौसम को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। ये हमेशा किसको बताता है, ये टाइम को बताता है, आपको याद रखना है। टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है देशांतरी रेखाओं का, ना कि मौसम संबंधी घटनाओं के लिए। तो अक्षांशी विस्तार तो काम करता है, लेकिन देशांतरी विस्तार इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, विकिरण की मात्राएं, तापमान, ये आर्द्रता, ये सब आपको मैंने बता दिया अभी आपको जब कंसेप्ट बता रहा था। ये सभी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। ये सब लिखा हुआ है जो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न पूछा जाएगा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जलवायु विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया छत्तीसगढ़ में जो है किस प्रकार की हमारे यहाँ मौसमी दशाएं या जलवायु विशेषताएं पाई जाएगी। तो मैंने कहा हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ है इसकी जलवायु जो है मानसूनी है, मैंने अभी अभी बताया। मतलब छत्तीसगढ़ की जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो किस पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ ऊपरी भाग से कर्क रेखा का गुजरना, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ को ज़्यादातर पार्ट जो है कर्क रेखा के नीचे आता है, इसलिए हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। लेकिन कोपेन के अनुसार हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ को जो डिवाइड किया गया है उसके अनुसार है ना, आपको याद रखना है यहाँ पर नम पर्णपाती जलवायु पाया जाता है कोपेन के अनुसार। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है, दिमाग में उतारेंगे। और इसके अलावा इसी को लिख सकते हैं उपाद्र, क्या लिख सकते हैं, उपाद्र जलवायु। आगे अभी आपको मैं बताने वाला हूं, आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में औसत अगर वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो 1300 से लेकर के 1325 है ना मिलीमीटर तक हमारे यहाँ वर्षा होती है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा 129 सेंटीमीटर, कितना, 129 सेंटीमीटर वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। कितना होता है भैया, 129 सेंटीमीटर छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, इस बात को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में भू अवेष्टित राज्य एवं समुद्र तल से पर्याप्त दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, इस बात को भी याद रखना है कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने का कारण क्या है। अगर पूछे तो आप बताएंगे समुद्र तल से दूरी और इसके अलावा भू अवेष्टित राज्य का होना छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो होती है उष्ण मतलब गर्म और आर्द्र होती है, अर्थात शुष्क उपाद्र जलवायु पाई जाती है। अभी अभी मैंने बताया कि इसको उपाद्र पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, शुष्क उपाद्र लिखना है, मानसूनी जलवायु लिखना है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु लिखना है। 3 प्रकार की जलवायु आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, अच्छे से इस बात को याद रखना है। किंतु भू अवेष्टित होने के कारण महाद्वीपीय भी है, अर्थात उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का छत्तीसगढ़ के राज्य में फैलाव पाया जाता है। इन सब बातों में सबसे बड़ा लब्बो-लबाब क्या आता है निकल करके, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, शुष्क उपाद्र जलवायु पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। हमारे यहाँ 1300 से लेकर के 1325 मिलीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिसको सेंटीमीटर में अगर आप बदलते हैं तो 129 सेंटीमीटर आपको दिखाई देता है, इस बात को याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए आपको हम बता दें, अगर ऋतुओं की बात करते हैं तो इसको हमारे यहाँ 3 अलग अलग ऋतुएं दिखाई देती है ना।
पूरे भारत में हम 4 देखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं किस रूप में, 3 ऋतुओं को रूप में देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है क्या, ग्रीष्म ऋतु, जो कि 16 फरवरी से 15 जून तक चलता है। इस बात को याद रखना है, 16 फरवरी से 15 जून तक चलता है, इस बात को याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद में इस 15 के बाद में 16 जून से 15 अक्टूबर तक आपको दिखाई देता है वर्षा ऋतु, और यहाँ पर आपको दिखाई देता है शीत ऋतु। हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर बात करते हैं तो 90% वर्षा जो होती है, 90% वर्षा जो होती है ना, वर्षा इसी वर्षा ऋतु के दौरान होती है। इस बात को याद रखना है, 90% वर्षा जो है हमारे यहाँ है ना वर्षा ऋतु के दौरान होती है। बाकी है ना 10% जो होता है, आप लोग देखते होंगे ककरो बरबीहाव में छत्तीसगढ़ में है ना गर्मी के दिन में पानी गिरा थे, तो कोनो दिन ठंडा के दिन में पानी गिरा थे, ये सब जो पानी गिरते बीच बीच में, ये 10% जो है ना वर्षा ऋतु के अलावा है ना ग्रीष्म और शीत ऋतु में गिर जाते छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना है 90% वर्षा जो है वर्षा ऋतु में होते हैं, बाकी 10% जो है यहूँ हो सकत है, 5%, 7%, 3%, 4% यहूँ हो सकत है। ठीक है, तो ए में आप मल्ला नहीं जाना है, आप मल्ला कहाँ जाना है, 90% वर्षा जो होते हैं यहाँ होते हैं। एक अलावा याद रखना है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान कौन से महीना में होते हैं, या सर्वाधिक तापमान किस माह में होता है, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मई का महीना। क्या महीना, मई का महीना। आपके मुंह से निकल जाएगा हे माई, क्या निकल जाएगा, हे माई अति गर्मी काबर है। तो मई का महीना छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तप्त या गर्म महीना होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मैं और इनके बारे में आपको बताते हुए चलता हूं। तो चलिए जी, ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करते हैं तो 16 फरवरी से 15 जून तक आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सर्वाधिक गर्म महीना हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया, मई का महीना होता है। आपके मुंह से निकल जाता है हे माई अतना गर्मी काबर है। तो याद रखना है आपको भैया, मई का महीना जो होता है सर्वाधिक गर्म होता है, इस बात को याद रखेंगे। मई के उत्तरार्ध में और जून के पूर्वार्ध में, ठीक है, मतलब मई महीने के ख़त्म होने के समय और जून महीने के शुरुआती समय में जो एक शुष्क हवाएं चलती है उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, याद रखना लू कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में हम लोग छोटे छोटे होते थे तो इस महीने में हमारे गांव में हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को और हम लोगों को क्या कहा जाता था, जेब में प्याज पकड़ के गोंदली पकड़ के घूमना है। गोंदली, प्याज को गोंदली कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हो, प्याज पकड़ के घूमे करो। क्या होता है ये नहीं पता, शाम को देखते थे प्याज पूरा उसका वाट लग जाता था, समझ रहे हो। होता क्या है रीजन कुछ नहीं पता, प्याज पकड़ के घुमा करो, ऐसा कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। ठीक है, तो ये लू कौन सा महीना है, मई के ख़त्म होने के बाद या मई के ख़त्म होते होते और जून के लगते लगते जो एक शुष्क हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, है ना, एक हवाएं जो गर्म होती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रदेश के ऊंचे भाग पर लू का प्रकोप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां तक हवाएं जो होती है शुष्क हवाएं पहुंच ही नहीं पाती है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे लू कब चलता है, मई के उत्तरार्ध में और जून के पूर्वार्ध में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक गर्म स्थान, तो हमारे यहाँ इसी साल CGPSC में पूछा गया था, सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे, क्षेत्र पूछे, तब के कंडीशन में आपको जांजगीर चांपा ही लेना है। क्या लेना है, जांजगीर चांपा ही लेना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई जिला पूछ ले तब की कंडीशन में आपको लेना है रायगढ़। क्या लेना है, रायगढ़। सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा जिले में कुछ भागों में इस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है हमारे यहाँ, मई का महीना। ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून तक चलता है। लू कौन सा है, तो बोलना है भैया मई के ख़त्म होते होते और जून के लगते लगते जो गर्म या शुष्क हवाएं चलती है वो लू कहलाता है। ऊपरी ऊंचे पदार्थ पहाड़ों तक ये पहुंच नहीं पाती है, इस बात को याद रखना है। सर्वाधिक गर्म स्थान छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है या क्षेत्र है, जिला नहीं क्षेत्र या स्थान कौन सा है, जांजगीर चांपा। जिला में क्या याद रखना है, रायगढ़। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर जिला वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है औसत तापमान के अनुसार। देखिए मार्च में जो 34 था वो यहाँ पर मई में कहाँ पहुँच गया है, 42 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर रायगढ़ जिले में 42.8 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर चांपा में देख रहे होंगे आप लोग 43 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए सर्वाधिक कौन सा हो जाता है, चांपा जिला हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। सर्वाधिक तप्त स्थान हमारे यहाँ कौन सा है, चांपा। ठीक है, वायुदाब इस अवधि में प्रदेश में न्यूनतम वायुदाब होता है, जबकि उच्च वायुदाब का केंद्र सागर एवं महासागरों में होता है। आपको मैंने बताया ना
क्योंकि अब ये मई का महीना आ चुका है, मतलब हमारे यहाँ मई का एंड होने वाला है और जून लगने वाला है, लू चलने लगा है। अब हमारे यहाँ 10 जून के आसपास में छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हो जाता है। एक बार पूछा भी गया है, आगे हम लोग देखेंगे 10 से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हो जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये पूछा गया प्रश्न है। 10 से 15 जून। वायु दाब हमारे यहाँ कम है, लो प्रेशर का बेल्ट है। अब हाई प्रेशर से हमारे ओर क्या आने वाला है, हवा आने वाला है, याद रखना है, क्योंकि गर्मी किसी की भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है, इस बात को याद रखना है। गर्मी अधिक है, लो प्रेशर का बेल्ट बन चुका है। अब समंदरों से, सागरों से हाई प्रेशर का बेल्ट जो है हमारे यहाँ पवनों के रूप में चलकर आने वाली है। चूंकि उनमें नमियां हैं, इसलिए अब भारत में क्या है, वर्षा होने वाला है। और भारत में स्थित है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने वाली है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। सापेक्षित आर्द्रता की बात करते हैं तो महानदी में सर्वाधिक 50%, फिर दंतकारण्य में 30%, फिर बघेलखंड में 25%। ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपको जो पूछा गया है वो पहले पार्ट से पूछा जाएगा, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क उपात जलवायु। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा हमारे यहाँ मानसून का प्रवेश 10 से 15 जून। इसके अलावा हमारे यहाँ पूछा जाएगा सर्वाधिक गर्म स्थान, तो आपको याद रखना है जांजगीर चांपा का चांपा। इसके अलावा सर्वाधिक जो तप्त जिला है रायगढ़ जिला है, जिला के अकॉर्डिंग पूरा है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सबसे ठंडा स्थान, तो आप बताएंगे भैया अंबिकापुर में। मैन पार्ट शिमला कहते हैं छत्तीसगढ़ का। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, अगर आपसे कोई कहे तो छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी अबूझमाड़ में 187 सेंटीमीटर। जबकि अगर आपसे कोई पूछे कि औसत रूप से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो पूरा जिला अगर काउंट करना हो तो वो हो जाता है जसपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, ये सब बातों को अपने दिमाग में रखना है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो 16 जून से 15 जून के बीच में ये 15 अक्टूबर के बीच तक ये क्या चलता है, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु चलता है, जिसमें आपको दिखाई देता है 10 से 15 जून के मध्य हमारे यहाँ मानसून का प्रवेश। अभी मैंने बताया आपको। इसके अलावा मैंने क्या बताया, औसत वर्षा। प्रदेश की औसत वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 90% वर्षा जो है इसी अवधि में होता है, पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो 10% शेष वर्षा होता है वो बाकी बचे 8 महीनों में किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, इस ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो कहने की बात नहीं है, लिखने की बात नहीं। जब 90% वर्षा हो रही है तो सर्वाधिक वर्षा भी इसी ऋतु में होने वाली है। ठीक है, वर्षा के स्रोत की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ की जो वर्षा है मानसून आधारित वर्षा है, तो मानसून हमारे यहाँ वर्षा का स्रोत है। प्रदेश में 90% वर्षा जो है इसी ऋतु में होता है। फिर से लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, इस बात को याद रखना है। और दक्षिण पश्चिम मानसून में भी मैंने बताया इसकी 2 शाखा है। एक शाखा को कहते हैं अरब सागर शाखा। क्या कहते हैं, अरब सागर शाखा। और अरब सागर शाखा से मात्र हमारे यहाँ 10% वर्षा, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% वर्षा होती है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे। जुलाई से सितंबर तक 6 डिग्री तक लगभग औसत तापांतर चला जाता है, अधिकतम 30 डिग्री 24। ये सब बातों को आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सब बातों को आपको याद नहीं रखना है, आपके लिए यहाँ तक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। औसत वर्षा की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया आपको 1300 से लेकर के 1325 मिलीमीटर तक हमारे यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिसको आप लोग 129.2 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूछा भी गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1200 से 1500 मिलीमीटर तक आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में पूछा गया था, इसको आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है नया वाला, उसके हिसाब से पढ़ना होता है। इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण में आपको जब पढ़ाऊंगा उस समय हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, आपके लिए जरूरत है केवल ये 129.2 सेंटीमीटर जो है ना सेंटीमीटर में। इसके अलावा 1300 से लेकर के 1325 के बीच मिलीमीटर में याद रखना है हमारे यहाँ एवरेज रेनफॉल के बारे में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो 187 सेंटीमीटर के साथ अबूझमाड़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र सर्वाधिक होता है यहाँ पर वर्षा। इसी को आप लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं किसको, तो आप लोग जानते हैं अबूझमाड़ को। ठीक है, रायगढ़ बेसिन और छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग क्यों होता है, क्योंकि गौलाटा के कारण मैंने आपको बता दिया है। इन चोटियों से टकराने के बाद वर्षा जो होती है संघनित होकर के गिरना स्टार्ट करती है। कृषि विभाग के अनुसार सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, ऐसा अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे कृषि विभाग ने कहा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो जिला है वो है बीजापुर और नारायणपुर। कौन सा जिला है, बीजापुर और नारायणपुर जो है सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं, ऐसा माना जाता है हमारे कृषि विभाग के द्वारा।
ठीक है, लेकिन कृषि विभाग उस वहाँ पर लगा होना चाहिए प्रश्न में, तब आप इसका आंसर लेंगे बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, न्यूनतम वर्षा की बात होता है तो मैंने आपको बताया न्यूनतम वर्षा के लिए आपको मैकल श्रेणी के इस पार का पूरा रेंज क्या कहलाता है, वृष्टि छाया एरिया कहलाता है। इसलिए न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो है कबीरधाम जिला। कौन सा जिला है, कबीरधाम जिला है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो स्लाइड लिखा हुआ है, इस स्लाइड में आप जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इस स्लाइड को आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। नॉर्मल आपको मैं बता दे रहा हूँ, अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र के लिए मैं आपको नॉर्मल एक मैप बता दे रहा हूँ, उस मैप को आपको नॉर्मल ऐसे ही याद रख लेना है। देखेंगे इस मैप में, ये अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, एवरेज अगर वर्षा के रूप में, एवरेज वर्षा के रूप में, औसत वर्षा के रूप में ये जसपुर वाला क्षेत्र जो है सर्वाधिक आता है, सर्वाधिक। ठीक है, ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। जबकि यहाँ पर जो आप देखते हैं, ये जो क्षेत्र अगर आप देखते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है, इस ओर के क्षेत्र को आप लोग देखेंगे, इस क्षेत्र को, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देता है, भैया याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले बात तो कवर्धा या कबीरधाम जिसको कहते हैं आप लोग, कबीरधाम। इसके अलावा आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर बेमेतरा, बेमेतरा, राजनांदगांव और केसीजी जिला, ये सब जिला शामिल है किसके अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है ये सभी जिले। और कारण क्या है मैंने आपको बता दिया है अभी से। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम के नहीं है, ये सिर्फ रटने के लिए काम आता है। लेकिन आपके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने बता दिया है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, यकीन मान के चलिए। ठीक है, चलिए शीत ऋतु की अगर बात करते हैं तो 16 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच, क्योंकि 15 अक्टूबर तक हमारा क्या चला था, तो हमने देखा था वर्षा ऋतु। ठीक है, शीतकाल में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वर्षा किससे होती है, पश्चिमी गर्तों से होती है। और ये पश्चिमी गर्त क्या होता है, जब आपको मैं भारत का मानसून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आपको याद रखना है कि कैसे शीतकालीन समय में पश्चिमी गर्तों से पवनें आती हैं और यहाँ पर आने के बाद में कई जगह पर वर्षा करती हैं। और यहीं पर आपको देखेंगे कि पश्चिमी गर्तों से जो वर्षा होती है उसको अलग अलग क्षेत्रों में और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये हम लोग उस समय पर पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे। सर्वाधिक ठंडा स्थान की अगर बात करते तो मैंने बताया कि अंबिकापुर हमारे यहाँ सर्वाधिक ठंडा स्थानों में याद रखना है। और इसमें भी कौन सा, मैनपाट। क्या, मैनपाट स्थान में अंबिकापुर, लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर दिया हो तो मैनपाट को हमको लेना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र कौन सा होता है, तो जसपुर वाला जो क्षेत्र होता है औसतन निम्नतम ताप वाला क्षेत्र होता है, याद रखेंगे। सबसे निम्नतम ताप कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे जसपुर वाला क्षेत्र सबसे निम्नतम ताप के लिए जाना जाता है। अधिकतम औसत तापमान तो आपको याद रखना है रायगढ़ और जांजगीर चांपा को, इसको आप याद रख सकते हैं, जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र। ठीक है, जिले में इसको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट में इसको याद रखना है। लेकिन अगर कोई स्थान पूछ ले या क्षेत्र कह दे तब के कंडीशन में आपको क्या लेना है आंसर, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक ठंडा माह कौन सा होता है, तो दिसंबर का माह हमारे यहाँ सर्वाधिक ठंडा होता है छत्तीसगढ़ में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, वायुदाब की अगर बात करते हैं तो इस अवधि में प्रदेश में अधिकतम वायुदाब होगा, क्योंकि ठंडे के महीने में आपको मैंने बताया जब सूर्य पड़ता है तो सूर्य के कारण जो गैसें होती है वो विचलित होती हैं, हवाएं जो होती है वो ठंडी हो जाती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में वो जो हवाएं हैं ऊपर उठती है, ये मैं आपको बताया था। अब ठंडी के दिनों में गैस जो है पास पास आ जाएंगे तो उनके अणु भी पास पास आ जाएंगे, ऐसे में जो है गैस भारी हो जाएगा और ऐसे में जो है ये ऊपर की ओर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए ठंडी के दिनों में जो वायु होता है या वायुदाब होता है वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, यही कंडीशन है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा जब ठंडी के दिन हो जाएगा तो ठंडी के दिनों में जो भारत का जो हो जाता है क्षेत्रफल, भारत का जो वायुदाब हो जाता है वो हाई हो जाता है, किसके तुलना में, समंदर के तुलना में, सागर के तुलना में। तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर का बेल्ट। और ऐसे में मानसून जो होता है, जो पवनें जो होती है वो इधर चलती है इसको भरने के लिए। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं कि पश्चिमी गर्तों से होती है वर्षा शीतकाल में, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं। समझ रहे बातों को, ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्तों से, है ना। सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर, डबल यहाँ पर लिख दिया गया है हमारे भाई साहब के द्वारा। ठीक है जी, इस बात को याद रखना है अच्छे से। चलिए, ये एक हमारे यहाँ जो तापमान है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तापमान के लिए बताया गया कि हमारे यहाँ जो अलग अलग
तापमान है वो 23 डिग्री से 27 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, ऐसा लिखा हुआ है एल एन वर्मा सर की किताब में। उसी के अकॉर्डिंग इसको एक चार्ट बनाया गया है, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को देखना है कि सर्वाधिक उच्च तापमान वाला जो क्षेत्र है, उच्च ताप कटिबंध वाला जो क्षेत्र होता है, वो 27 डिग्री तक जो सेल्सियस पहुंचता है एवरेज, उसमें वो कौन कौन सा है। तो प्रदेश के मध्य पूर्व क्षेत्र में जैसे रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, सर्वाधिक तप्त क्षेत्रों में यही आते हैं, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च ताप कटिबंध। इसके अलावा उच्च मध्य है ना ताप वाला क्षेत्र जो 25 से 27 डिग्री के बीच में आता है, पूर्वी बुंदेलखंड का प्रदेश, हसदो बेसिन, दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश और बस्तर क्षेत्र आते हैं उच्च मध्यम ताप कटिबंध में। जबकि निम्न मध्यम ताप कटिबंध में निम्न है ना, निम्न मध्यम ताप कटिबंध में कौन आने वाले हैं, तो पूरा महानदी बेसिन आने वाला है, यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। जबकि निम्नतम की अगर जैसे बात आती है तो तुरंत आपको याद रखना है जसपुर। क्या याद रखना है, जसपुर। यहाँ पर लिखा होगा जसपुर नगर क्षेत्र, मैनपाट क्षेत्र, अंबिकापुर क्षेत्र निम्नतम तापमान वाला क्षेत्र आता है सबसे कम। तो इसी को यहाँ पर बनाया गया है, देखेंगे अगले स्लाइड में। ये जो बना हुआ है मैप, ये इसी का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है, ये सबसे कम वाला है, सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान। और ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक वाला है, ये सर्वाधिक वाला है, क्योंकि यहीं पर आपको जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा ये सब दिखाई देते हैं, यही वाला क्षेत्र। इसलिए सबसे ज़्यादा ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आपने क्या देखा, इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा, देखेंगे उच्च मध्य ताप वाला क्षेत्र पूर्वी बुंदेलखंड, हसदो बेसिन, दक्षिण। तो उच्च मध्य वाला कौन सा है, तो ऊपर जो बचा हुआ था वो वाला। और उसके अलावा निम्न मध्य वाला क्या है, पूरा महानदी बेसिन। मतलब ये जो है निम्न मध्य वाला है, क्या है, निम्न मध्य, याद रखेंगे। और ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों होते हैं उच्च मध्य में आते हैं, ये दोनों उच्च मध्य के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा इसका डिवाइड किया गया है और आपको इतना ही समझना है। इसके अलावा एग्जाम में जो प्रश्न बनता है उसको एक बार और देख लीजिए। क्या प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है, उपाद्र महाद्वीपीय है या शुष्क उपाद्र महाद्वीपीय, जो आप देखते हैं उसमें से आपको याद रखना है उपाद्र महाद्वीपीय, इस बात को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो मानसून का प्रवेश होता है वो 10 से 15 जून को होता है, हमने समझ लिया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर में स्थित मैनपाट क्षेत्र को माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया है, ये भी आपको याद है, सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं, ये भी आपको पता है। 187 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है, ये मैंने आपको बताया है। एवरेज रूप से छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा जो होती है पश्चिमी गर्तों से होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% होती है, ये भी हमने आज की क्लास में कवर किया है। छत्तीसगढ़ में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है मैकल रेंज है, और एक जिला अगर चुनना पड़े तो वो कबीरधाम है। इसके अलावा बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गन्ने जिला पूरा शामिल होता है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा मैंने बताया 1300 से लेकर के 1325 मिलीमीटर तक। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 129 सेंटीमीटर तक आ जाता है एवरेज वार्षिक वर्षा, ठीक है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है, ये आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति के अनुसार प्रभावित होता है, और ये आप जान ही रहे हैं कि भैया जहाँ पर पर्वत पड़ेगा पहले पर्वत पर जाएगा, वहीं पर पहले टकराएगा और वहीं से पहले वर्षा हो जाएगा उसी क्षेत्र में। उसके उस पार वाला क्षेत्र जो होता है वो वंचित रह जाता है वर्षा से, है ना। तो जहाँ पर पर्वतें होंगी, है ना, वो बिल्कुल ही प्रभावित करेगा, ये बात एकदम कॉमन बात है, ठीक है। इतनी ही बातों को समझना था हमको इस जलवायु वाले टॉपिक में। अब इस जलवायु वाले टॉपिक के बाद में हमारे यहाँ जो आर्थिक सर्वेक्षण आए हैं इस पर हमको काम करना है थोड़ा सा, और हमारा एक दो टॉपिक और बच जाता है छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी वाले टॉपिक में, जो कि है खनिज उद्योग जैसे टॉपिक। इसको हम लोग कवर करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर को हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो चलिए, तो आज जो ये क्लास था जिसमें हमने जलवायु को पढ़ा है, जलवायु को समझा है, यहाँ से इतने ही प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा आपको यहाँ पर लोड नहीं लेना है। कुछ बातों को ही मैंने बताया है, उन्हीं बातों को आपको मोटा माटी पढ़ना है और आपको कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है जी। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।